हेलो एवरीवन, आप सभी प्यारे दोस्तों को एक्सीलेंट क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों की बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी। आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। आज फिर से हमने दोबारा आपके समक्ष एक ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग लगभग 40 से 45 क्वेश्चन का एक सेट लाया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अब अगर आप इसे ईमानदारी से वीडियो देखकर एक बार लिखकर, जो नहीं याद है वो लिखकर याद कर कीजिएगा, तो इतना का मैं गारंटी देता हूँ कि आपको दूसरे जगह कहीं और जगह भ्रमित नहीं होना पड़ेगा और जो भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 110% इससे लड़ेगा। चलिए तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है भारत, दूसरा श्रीलंका, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल। तो देखिए इसका आंसर होगा भारत पहला। दूसरी बात और थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। देखिए एशिया का पहला है, अब भारत में कहाँ स्थापित किया गया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एशिया में तो भारत में होता है, भारत में कहाँ होता? कांडला, गुजरात में है। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, भारत को राजधानी तो सबको पता है दिल्ली, श्रीलंका को बताइए। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, श्रीलंका। दूसरी बात, बांग्लादेश की राजधानी बताओ। ढाका। नेपाल की राजधानी किसको पता है? काठमांडू। एक बात देखिए, ये भारत के तीनों पड़ोसी देश हैं। पहली बात, भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ स्थलीय सीमा लगती है? तो वह है बांग्लादेश। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती हैं, सबसे कम अफगानिस्तान। ठीक, चलिए एक बात बताइए, नेपाल है, नेपाल देश है, भारत के किस राज्य के साथ नेपाल का सीमा सबसे ज़्यादा लगता है? उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा नेपाल के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2 नंबर। प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, चूना पत्थर के साथ, खनिज तेल के साथ, कोयला के साथ। देखिए प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ऑप्शन होगा खनिज तेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, रिहंद बांध से हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, नरौरा बांध। देखिए इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा भाखड़ा नांगल। ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसमें 2-4 पॉइंट और देखते हैं जो आपके बुक में, आपके सिलेबस में। पहला बात, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज। दूसरी बात, इसका गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किसके नाम पर पड़ा था? पता है? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर, सिंह के नाम पर ये पड़ा था। ठीक, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए रिहंद बांध किस नदी पर है? रिहंद नदी, यूपी में है। हीराकुंड बांध, महानदी।
हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में, नरौरा बांध यूपी में है। तो इतना देखिए, एक क्वेश्चन था उससे 3-4 एक्स्ट्रा फैक्ट, ये सब भी आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नहीं याद होगा कॉपी पर नोट डाउन कीजिएगा। ये 40 या 45 क्वेश्चन का सेट है, अगर आप लोग लिखिएगा तो शायद मे बी 90+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर है, ऑप्शन बी रेगुर। एक और नाम से जानते हैं इसे, काली कपाली मृदा भी बोलते हैं इसको, ठीक। दूसरी बात, काली मृदा सर्वाधिक किस फसल के लिए उपजाऊ मानी जाती है। कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है, कपास नहीं, कपास के लिए, ठीक। इसको काली कपाली मृदा भी कहते हैं, रेगुर अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में कहाँ है। देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपको पता है मरुस्थल भारत के एक ही स्टेट है, राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा का सर्वाधिक विकास राजस्थान में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है। सोपानी कृषि, देखिए सोपानी कृषि का अन्य नाम है सीढ़ीनुमा। सोपानी कृषि का अन्य नाम है सीढ़ीनुमा खेती भी बोलते हैं। कहाँ पर की जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। पर्वतीय पर ढाल बनाकर सीढ़ी जैसा ढाल बना के छोटा छोटा उस पर किया जाता है, ये सीढ़ीनुमा कृषि। अब देखिए, भारत में तो मैदान है, हरियाणा पंजाब का भी समतल एरिया है। उत्तराखंड ये पर्वतीय इलाका है, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में सोपानी कृषि या सीढ़ीनुमा कृषि किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती। देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। ये सब भी भूमि निम्नीकरण का कारण है, वनोन्मूलन, अतिचारण, ठीक, गहन खेती। लेकिन पंजाब राज्य के संदर्भ में देखा जाए तो अधिक सिंचाई उधर होता है, इस वजह से भूमि का उर्वरा शक्ति का दोहन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ ना कभी एग्जाम बोर्ड में आया, इतना याद रखिएगा। 2, 4, 10 क्वेश्चन को छोड़कर मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। देखिए, ऑप्शन ए बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। इसका आंसर होगा एड्रीन, इसका आंसर हो गया एड्रीन। अब देखो 1 मिनट, आप लोग बताओ थोड़ा, फास्फोरस का प्रतीक क्या है। पी, ठीक। फास्फोरस को किससे केमिस्ट्री में आप लोग सिंबल क्या है, पी, फास्फोरस। सलाई क्वेश्चन आता है, सलाई के माचिस के जो ये तिल्ली होता है उसकी नोक पर किस चीज, कौन से पदार्थ का यूज किया जाता है, तो उसमें फास्फोरस, लाल फास्फोरस, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आया, 2-3 बार तो आया ही है। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पंडित नेहरू ने कहा था, पंडित नेहरू। अब देखते हैं थोड़ा इसके क्वेश्चन के बारे में, ठीक। क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, पंडित तो नेहरू कहे थे। देश नेहरू जी के भारत के कौन थे नेहरू जी, पंडित नेहरू, जल्दी बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। दूसरी बात, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति।
और देखो इसके बारे में भी देखो आप लोग। अब देखिए स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में कुछ जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम पूछता है क्वेश्चन, बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, पहली बात। इनके राजनीतिक गुरु भी पूछता है कि स्वामी विवेकानंद का राजनीतिक गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस दूसरी, ठीक। इतना होगा। महात्मा गांधी, भारत का राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता को उपनाम से इनको जानते हैं, राष्ट्रपिता, ठीक। बस आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है या क्या कहते हैं? देखिए पृथ्वी को क्या कहते हैं, सबको भी पता है, पृथ्वी को नीला ग्रह, ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ दो चार देख लेते हैं, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा। देखिए लाल ग्रह, लाल ग्रह किस ग्रह को अन्य किस ग्रह को कहते हैं? लाल ग्रह मंगल, मार्स, मंगल को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? देखिए अति जल दोहन, ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक, डी लौह। देखिए इसका आंसर होगा सी आर्सेनिक। अब देखते हैं आर्सेनिक से हुआ है। आर्सेनिक का एक बात बताइए, सैम्बल बताइए, आर्सेनिक का क्या होता है सैम्बल? आर्सेनिक का सैम्बल AS होता है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात बताइए, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या बताइए। थर्टी थ्री। एक बताइए आर्सेनिक क्या है? धातु, अधातु, उपधातु? आर्सेनिक क्या है? अधातु, धातु, उपधातु? आर्सेनिक है उपधातु। उपधातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटलॉइड, ठीक, उपधातु है मेटलॉइड। उपधातु का गुण क्या है? उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हो, उसे उपधातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? देखिए प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन सी 65। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस भूगर्भिक समूह के कोयला पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा गोंडवाना समूह। क्या होगा? गोंडवाना समूह। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था से संबंध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVVI है, जितना बार VVI लिख दूँ उतना बार है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण, संसाधन के विदोहन, संसाधन के नियोजन दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, संसाधन के नियोजित दोहन से, ठीक है। अब देखिए इसमें संसाधन क्या है, चैप्टर ये ना भारत में संसाधन और उपयोग। संसाधन क्या है? संसाधन का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो देखिए इसका विस्तार से हम लोग थोड़ा लास्ट में देखेंगे, रिकॉल करेंगे इसके बारे में, संसाधन क्या है। देखिए संसाधन क्या है, थोड़ा सा यहीं पर देख लेते हैं, संसाधन है क्या, यहीं पर देख लेते हैं संसाधन है क्या।
रिसोर्स। संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग की जाती हो, या जिसे किसी रासायनिक, भौतिक, यांत्रिक विधियों द्वारा उसमें परिवर्तन करके हम अपने जीवन में उसे उपयोग में लाते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। ठीक, याद रखिए। अब परिभाषा रटना नहीं है। संसाधन का अर्थ होता है जिससे हमारे जीवन में उपयोग, जिसकी हमारे जीवन में आवश्यकता, जिसकी हमारे जीवन में उपयोग हो, संसाधन कहते हैं। तो पर्यावरण में विद्यमान, लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जिनका उपयोग करके हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिनका उपयोग करके हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लिख लीजिएगा, बोल दे रहा हूँ, जगह नहीं है। पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। जिनका उपयोग हम डायरेक्ट या तो उसका यूज करते हैं अपने जीवन में, या उसे किसी भौतिक विधि, रासायनिक विधि, यांत्रिक विधि द्वारा उसे मॉडिफाई का मतलब समझ रहे हैं ना, उसे उसका रूप परिवर्तन करके उसका उपयोग करते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। अब देखते हैं संसाधन का वर्गीकरण, यहीं पर देख लेते हैं पूरा। संसाधन का बात छिड़ा नहीं है तो पूरा देखते हैं। संसाधन का वर्गीकरण का बात करते हैं। देखिए, संसाधन का वर्गीकरण, देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण सबसे पहले देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर दो होते हैं, जैव अजैव। ठीक, जैव और अजैव। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जैव जिनकी उत्पत्ति सजीव के रूप में हुआ है, जिसकी उत्पत्ति सजीव के रूप में हुआ है। ठीक, जिसकी उत्पत्ति सजीव के रूप में हुआ है, उसे जैव संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मनुष्य, जैव संसाधन में कौन कौन आएगा? मनुष्य, पेड़ पौधे, पादप, ये सब जैव संसाधन। अजैव संसाधन वे संसाधन जिसकी उत्पत्ति निर्जीव के रूप में हुआ है। जैसे पत्थर, धातु, etc। ठीक, अब देखते हैं, ये तो हो गया। अब और देखते हैं, पहला हो गया उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, संसाधन का वर्गीकरण समाप्यता के आधार पर देखते हैं। समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। ठीक, नवीकरणीय या अनवीकरणीय। देखिए, नवीकरणीय किसे कहते हैं? जिसको भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः उसका उत्पादन किया जा सके, जिसे पुनः उसको खत्म होने पर पुनः उसे प्राप्त किया जा सके, जिसका पुनर्निर्माण, संभव है। भौतिक और यांत्रिक विधियों का प्रयोग करके जिसका पुनः निर्माण संभव है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक, दूसरी बात, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? सुनिएगा, आप लोग सुनकर लिख लीजिएगा। जिसका विकास लंबे समय अंतराल के बाद
होता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, खनिज तेल। समझे। तीसरा आधार क्या है संसाधन का, दो तो देख लिए, उत्पत्ति, समाप्यता। तीसरा है व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर देखते हैं तो संसाधन स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत नहीं, स्वामित्व के आधार पर होता है। पहला हो गया आपका उत्पत्ति, समाप्यता, और तीसरा स्वामित्व के आधार पर देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर पहला हो जाएगा व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर हो जाएगा। दूसरा इसमें हो जाएगा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, सामुदायिक। तीसरा इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। चौथा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब थोड़ा सा हल्का हल्का इसको रिकॉल कर लेते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, जिसका व्यक्तिगत किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो, वैसे संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो उसे व्यक्तिगत निजी संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे भूखंड, चारागाह। ठीक, आपकी गाड़ी आपकी व्यक्तिगत संसाधन है, आपके पास जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है, आपका बाइसाइकिल भी आपका व्यक्तिगत वो संसाधन है। ठीक। दूसरा सामुदायिक स्वामित्व के आधार पर संसाधन, इसके बारे में देखिए, समुदाय के सभी सदस्यों का जिस पर हक हो वैसे संसाधन को सामुदायिक स्वामित्व के संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जिस संसाधन पर किसी समुदाय के पूरे लोगों का, समुदाय में जितने भी लोग हैं सब पर उसका अधिकार हो। जैसे खेल का मैदान किसी के प्रॉपर के लिए नहीं रहता है, पर्सनल। खेल के मैदान में किसी गांव में अगर है तो उस गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी लड़के हैं सभी जाके खेल सकते हैं। दूसरी बात, शमशान घाट भी किसी का व्यक्तिगत नहीं है। शमशान घाट सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या है, देखिए, देश के तो देखो, ऐसे देखोगे तकनीकी तौर पर तो देश के सभी संसाधन, देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उसे राष्ट्रीय संसाधन मानते हैं। लेकिन एक बात है, देश के सरकार को कानूनी रूप से यह अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधन को भी समाज हित के लिए अधिग्रहण करके उसे दे सकती हैं, अधिग्रहण कर सकती हैं और उसे किस समुदाय को विकास कर सकती हैं। एक बात सुनिएगा अच्छा से, राष्ट्रीय संसाधन देखिए कैसे याद होगा। किसी देश के अंतर्गत पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। लेकिन देश के जो सरकार है, देश में जिसका शासन है, को कानूनी रूप से यह अधिकार है कि वो किसी व्यक्तिगत संसाधन को भी समाज हित के लिए अधिग्रहण कर सकती है। मान लो मेरा कोई बड़ा सा, चाहे मेरा छोड़ो, आपका कोई प्लॉट है बहुत बड़ा सा, और सरकार को ये लग रहा है कि उस प्लॉट को मैं अधिग्रहण करके वहाँ पर एक हॉस्पिटल बना दूँ, जो सारे समाज के लोग वहाँ पर अपने ये डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। तो वैसा जब सरकार करेगी तो उसे राष्ट्रीय संसाधन, वो भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। और लास्ट है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए ये भी बहुत आसान है। कुछ संसाधनों का नियंत्रण देखिए जो जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। मान लीजिए कोई देश का तट रेखा है ना, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी को क्या बोलते हैं पता है आपको? 200 समुद्री मील से
की दूरी के बाद जो क्षेत्र रहता है उसे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं उसको, ठीक। अपवर्जक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अगर अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के बाद अगर महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अपना अधिकार नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ संसाधनों पर अधिकार किसी देश का नहीं रहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका अधिकार रहता है। किसी देश के तटरेखा से 200 मील की दूरी के बाद जो कुछ महासागरीय संसाधन पाए जाते हैं उस पर किसी देश के निजी अपना अधिकार नहीं होता है। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, बाकी आप लोग समझदार हैं, थोड़ा सा टाइम देकर बहुत कुछ यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर संसाधन के बारे में यहाँ पर जो बता दिया ना, अगर क्वेश्चन आ गया दीर्घ उत्तरी में संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार का उसको उदाहरण देते हुए वर्गीकरण कीजिए, तो इतना बात याद रखिएगा कि जितना बताया हूँ इसे अगर लिखिएगा तो 2 पेज से कम नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, भारत के किस राज्य में वनों का अधिकतर विस्तार है? देखिए सबसे ज्यादा वन का विस्तार मध्य प्रदेश में। अब थोड़ा जल्दी करेंगे सॉरी। 16 नंबर क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया जाता है 3 वर्गों में। ऑप्शन 3 वर्गों में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 वर्गों में, 3 वर्ग में कौन कौन सा देख लीजिए थोड़ा, पहला दूसरा 3 वर्ग कौन कौन सा है ये भी तो जानना जरूरी है ना भाई साहब। आरक्षित वन, संरक्षित वन, और तीसरा है ग्रामीण वन। याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद के जनक कौन है जल्दी बताइए। चरक कहाँ के थे? भारत के थे। दूसरी बात एक थोड़ा यार, आयुर्वेद का तो चरक हो गया। पतंजलि किसके जनक हैं? योग के जनक पतंजलि। आयुर्वेद के हो गए तुम्हारे चरक, आयुर्वेद के जनक ही है। ठीक। और सुश्रुत क्या है? शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सा के जनक इनको कहा जाता है। शल्य चिकित्सा का जनक इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर, मोर जिसको बोलते हैं। क्या है? मयूर। एक बात थोड़ा सा एक और डालें, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टस। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है, मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है। 19 नंबर, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 20 नंबर, इनमें से कौन सा जीव ऐसा है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? मगरमच्छ केवल भारत में ही पाया जाता है। 21, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा को। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध है, जल्दी बताइए। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा या बड़ा? भारत में सबसे लंबा पूछा है ना, भारत में सबसे लंबा भाखड़ा नांगल। सबसे लंबा बांध भाखड़ा नांगल है। सबसे बड़ा बांध हीराकुंड। ठीक, हीराकुंड किस पर है? महानदी। भाखड़ा नांगल सतलज। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बक्साइट, डी ऑप्शन।
24 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट उद्योगों का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? जल्दी बताइए। चूना पत्थर, बक्साइड, ग्रेनाइट, लोहा। चूना पत्थर, ये ऑप्शन। 25 नंबर, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है? जल्दी बताइए। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। विद्युत है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत में कोयले की सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य हैं, देखिए आपको तो पता है, झारखंड, झरिया कोयला के लिए फेमस है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, देखिए कोयला के 4 प्रकार होते हैं, चारों यहाँ पर लिखा हुआ है। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है एंथ्रासाइट। सबसे लोएस्ट कीमत, सबसे खराब कोयला है पीट, सबसे खराब। खराब का मतलब यहाँ से ये है ना कि इससे एनर्जी तो आगे कम निकलता है, इसको जलाने पर ऊर्जा कम निकलता है। दूसरी बात, धुआं ज़्यादा होता है। एंथ्रासाइड में क्या है, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, एनर्जी इससे जलाने में ऊर्जा ज़्यादा मिलता है, धुआं कम होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला मिलता है, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ कितने लोग को पता है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? अभी बताया, सतलज। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? जादूगोड़ा। ठीक, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। एक बात बताइए, यूरेनियम का सिंबल क्या है? यू। परमाणु क्रमांक क्या है? एटॉमिक नंबर 92। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बात एक ही है। ठीक, तीसरी बात, इसका यूज परमाणु ऊर्जा में करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? इसका आंसर होगा सी, राजस्थान। अब वर्तमान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला अभी भारत का राज्य है राजस्थान है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं थोड़ा। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पता है किसी को? 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक, 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे याद रखिएगा, वर्ल्ड। अब 5 सितंबर को मनाया जाता है, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा 5 सितंबर जो अभी आने वाला है, 5 सितंबर को आपको मनाते हैं टीचर्स डे, शिक्षक दिवस जो आप लोग मनाते हैं। एक बात बताओ, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन, बर्थडे पर मनाया जाता है। पहली बात, सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरबन कहाँ है? सुंदरबन है भाई साहब पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, याद रखिएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको महाराष्ट्र में है। ठीक, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में। चौंतीस, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिमरमैन। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी उपयुक्त है? पहले ही मैं बताया था क्वेश्चन, काली कपास के लिए
ऑप्शन होगा ये कपास के लिए। काली मृदा का अन्य नाम रेगूर या काली कपाली मृदा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव अजैव? पहले ही बताया था ना, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, समयाप्तता के आधार पर। तो इसका आंसर होगा क्या? पेट्रोलियम को बनने में बहुत समय लगेगा। जो चीज़ को बनने में ख़त्म हो जाने के बाद बहुत समय लगेगा, उसे क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय। उसे क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? जलोढ़। भारत में सर्वाधिक पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। देखिए, काली मृदा का अन्य नाम कितना एग्जाम में आया है? 11, 13, 15, 17, 19, इतना सारा एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका नाम है रेगुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा बचाओ आंदोलन, दून घाटी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट घाटी आंदोलन? देखिए, डॉक्टर मेधा पाटेकर जुड़ी हुई है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, पहली बात। इसमें अब 2-4 पॉइंट याद रखिएगा, लिख कर रखिएगा आप लोग। कब हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन? 1985 में। डॉक्टर मेधा पाटेकर इससे जुड़ी है। ठीक, दूसरा बात, मैं जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ अब याद रखिएगा। साइलेंट घाटी आंदोलन कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ था? 1980। ठीक, ये भी वन बचाने के लिए हुआ था। एक और बात, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन इसकी शुरुआत 1973 में। ठीक, 1973 में हुआ था। किसने किया था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत एग्जाम में पूछता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरी बात, और इनके साथ एक और आदमी है, डायरेक्ट अगर देगा सिंगल ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा लगाइएगा, नहीं दो दो नाम करके देगा, चंडी प्रसाद। ठीक, ये 3 चीज़ याद रखिएगा। चिपको आंदोलन हाँ, कहाँ हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में। कहाँ से स्टार्ट हुआ? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर, पीतल बनाया जाता है। देखिए, इसमें कंफ्यूज आप लोग रहते हैं। ऑप्शन तो पता है आप लोग को, तांबा जस्ता या जस्ता तांबा और टीन से। इसमें कंफ्यूज रहता है, तो आपका कंफ्यूजन मैं आज दूर कर दे रहा हूँ। पीतल क्या लिखा हुआ है? पीतल पूछा है ना, याद रखिएगा। पिताजी, क्या याद रखिएगा? बोलोगे आप लोग, ये क्या सर? पिताजी। देखिए, पी से पीतल हो गया, ता से तांबा। ठीक, ता से तांबा, जी से जिंक या जास्ता, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो पिताजी याद रखिएगा, तो पित्तल आपको याद रहेगा। पित्तल किंदु मिश्र धातु से बनी है, तो ऑप्शन सी। 41 क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा होती है मानसिन मेघालय में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा, खाली भारत में नहीं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन, ये भी 2022 में आया था। पहला शिफ्ट 2000, दोनों शिफ्ट में आया, पहला और दूसरा शिफ्ट दोनों में आया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था
रियो डी जेनेरियो पहला हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992, 1992 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बताया एशिया का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ था? भारत में। भारत में देखिए क्वेश्चन 2022 के आया है सेकंड शिफ्ट में। कांडला, कांडला कहाँ है? गुजरात। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार पहले मैं बताया था। उत्पत्ति के आधार पर दो, कौन कौन? जैव अजैव, ये ऑप्शन हो गया ए। नवीकरणीय अनवीकरणीय समाप्यता के आधार पर बताया था, समाप्यता के आधार पर, ठीक, याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का 45 नंबर, एजेंडा 21 घोषणा का संबंध किस सम्मेलन से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी, सी ऑप्शन होगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो जो 1992 में हुआ था, उससे एजेंडा 21 घोषणा पत्र का संबंध है। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997, 1997 में। किस लिए हुआ था? ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस को कम करने के लिए। हो गया। दूसरा बात क्योटो हो गया। मॉन्ट्रियल कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपका इससे जस्ट 10 साल पहले 1987 में हुआ था। किस लिए हुआ था? ओजोन संरक्षण के लिए, ठीक। तो ये हमारा जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का पहला सेट आज समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और ये अगर ये क्वेश्चन जितना मैं 45 क्वेश्चन है ना, अगर आप लोग पूरा जितना भी बताया उसे लिखिएगा तो ये लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास बनेगा, इतना मैं बता सकता। 90 नहीं तो 80, तो 80 के आसपास क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। तो आपको इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एक्सीलेंट क्लासेस ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर लिख दे रहा हूँ मैं, EXCLL एक्सीलेंट क्लासेस ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, वहाँ से जुड़िए और इसका आपको PDF मिलेगा वहाँ पर। इसका वीडियो का जितना भी स्टडी मटेरियल है वहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट।